हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। ये पेट के लिए आपकी पॉलिटी मैंने शुरू करी है। ठीक है, तो जिन बच्चों को पॉलिटी में बहुत ही समस्या रहती है या जिनको जो उनके कठिन शब्दावली है नहीं समझ में आती है, इसमें मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको एक-एक चीज़ समझाई है और शुरुआत किया है राष्ट्रपति से, भाग 5 से। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, वो प्लीज़ जाइए और पुरानी वीडियो वॉच करिए और इसको भी देखिए। ओके, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। हम लोग इसके बारे में आपातकाल के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि कैसे लगती है, किस सिचुएशन में लगती है और कौन सी सिचुएशन इसमें कैंसिल कर दी गई। जैसे बहुत सारी सिचुएशंस में ये लग जाती है और जब ये आपातकाल लगता है तो कौन से आर्टिकल्स जो होते हैं वो प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं, कौन से आर्टिकल्स मिले रहते हैं नागरिकों को। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 में। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 में। ठीक है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 352 तो फेवरेट है यूपी ट्रिपल एससी का। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है, क्या कहना चाहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल है तो 352, लेकिन क्या है ये, चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रपति घोषणा तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं, परिस्थितियां होती हैं जिसमें राष्ट्रपति जो है घोषणा करते हैं आपातकाल की। तो देखते हैं, ऐसी केवल 3 विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें राष्ट्रपति जो है आपकी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 3 विशेष परिस्थितियों में ही ये घोषणा की जाती है। देखते हैं कौन कौन सी वो 3 विशेष परिस्थितियां होती हैं। तो पहली परिस्थिति है बच्चों, अगर युद्ध चल रहा हो, वॉर हो रहा हो, जब भारत का किसी दूसरे देश के साथ सीधे तौर पर युद्ध चल रहा हो, जैसे कि आपका 1971 में युद्ध चला था। ठीक है, जैसे कि 1962 में युद्ध चला था। तो इस दौरान पे इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, तो वही बता रहा है वॉर के समय में। ये भी मैंने आगे बताया है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर देखो बाहरी आक्रमण, जब कोई दूसरा देश बिना युद्ध की औपचारिक घोषणा के भारत पे अचानक हमला कर दे। सपोज कोई भी दूसरा देश है, जैसे अभी आप लोग देख ही रहे हो कि कहीं ना कहीं इजराइल में और रूस में और पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया भर में युद्ध हो रहे, बहमास में, है ना, ये सब युद्ध चल रहे हैं, तो वो बाहरी आक्रमण ही तो हो रहा है। तो वैसे ही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा देश हो जो बिना युद्ध की औपचारिक घोषणा करे, जो है उस भारत पे आक्रमण अगर अचानक आक्रमण कर देगा, तो भी नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद फिर ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? सशस्त्र विद्रोह, जब देश के अंदर ही हमारे नागरिक हथियारों के साथ सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे। अगर हमारे देश के भीतर ही अगर कोई आंदोलन कर रहा है और वो सशस्त्र आंदोलन करना चाह रहा है, सशस्त्र विद्रोह कर रहा, तो उस दौरान भी हम नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। अभी आप देख रहे होंगे रिसेंट में दिल्ली में जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था नीट के लिए, है ना, चल रहा था, आपने सब लोग ने देखा होगा। और ये भी था कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें, है ना, ये भी चल रहा था। ठीक है, तो वो सशस्त्र विद्रोह नहीं था। अगर सशस्त्र विद्रोह होता तो इस समय नेशनल इमरजेंसी दिल्ली में लग जाती, दिल्ली में नेशनल इमरजेंसी लग जाती, लेकिन वो सशस्त्र विद्रोह नहीं कर रहे थे, है ना, वो हिंसात्मक विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, है ना। तो वही बता रहे हैं कि अगर सशस्त्र विद्रोह होगा तब भी नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 52 में निहित है, अनुच्छेद 52 में जो निहित है राष्ट्रीय आपातकाल, वो किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। एक ऑप्शन दे देगा वॉर, एक ऑप्शन दे देगा बाहरी आक्रमण, एक ऑप्शन दे देगा निशस्त्र विद्रोह और एक आपको दे देगा सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, कौन सा नहीं है ना, किस कंडीशन में नहीं लगाया जाएगा। तो देखो वॉर में लगाया जाएगा, बाहरी आक्रमण में लगाया जाएगा, सशस्त्र विद्रोह में लगाया जाएगा, लेकिन निशस्त्र विद्रोह में नहीं लगाया जाएगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब गलत हो जाएंगे और निशस्त्र विद्रोह इसका सही आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ये भी याद रखो कि पहले अपने यहाँ ये सशस्त्र विद्रोह वर्ड ही नहीं होता था। इसकी जगह पे पहले ये वर्ड होता था आंतरिक अशांति वर्ड था। ठीक, लेकिन फिर हमारा 44वां संविधान संशोधन होता है इन 1978। इसके तहत क्या हुआ, सशस्त्र विद्रोह शब्द ही आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर हमने सशस्त्र विद्रोह शब्द लगा दिया इस जगह पे। क्योंकि आंतरिक अशांति तो भाई देश में चलती ही रहती है। जैसे अभी जो दिल्ली में होती है वो आंतरिक अशांति ही थी, है ना।
असम में जो बाढ़ आई वो भी आंतरिक अशांति ही है। तो इस टाइप में तो चल ही रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगी, इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाएगी, है ना। लेकिन फिर यहाँ आंतरिक अशांति कई प्रकार में, और लोग अपने इसको मतलब के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे पीएम है, उनके अपने फायदे के लिए उन्होंने तुरंत फोन किया और लगा दिया आंतरिक अशांति के आधार। फोन किसको किया, राष्ट्रपति को किया, और आंतरिक अशांति के आधार पे उन्होंने तुरंत इमरजेंसी लगा दी। जैसे एक इमरजेंसी हमारे यहाँ से लगी भी थी, कब लगी थी, 1975, जब हमारी पीएम कौन थी, माननीय इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी थी, तो इन्होंने क्या किया था, आंतरिक अशांति के आधार पर यहाँ पे नेशनल, अपने भारत में नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। दौर कौन सा चल रहा था, 1975 का दौर चल रहा था, तब उन्होंने आंतरिक अशांति लगा दी थी। फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए हमारे जो इनकी सरकार गिरी, इनकी सरकार गिरने के बाद क्या हुआ, मोरारजी की सरकार आई, पीएम बने हमारे मोरारजी, ठीक है, ये पीएम बने। तो इन्होंने इस चीज पे बहुत ध्यान दिया, और इन्होंने अपने संविधान से आंतरिक अशांति शब्द ही हटा दिया। इन्होंने कहा ये इसका बेनिफिट कोई भी पीएम, कोई भी जो सत्ता को चाहता होगा कि मुझे सत्ता चाहिए ही चाहिए, तो वो किसी भी तरीके से आंतरिक अशांति पे लगा देगा इमरजेंसी, ठीक है। क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी बनती है तो लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ जाता है ना। जैसे इस टाइम पे लोकसभा का कार्यकाल जो नॉर्मल 5 साल का होता है, वो 1 साल का फिर 1 साल का 2 बार बढ़ गया था। पहले 1 साल का बढ़ा, फिर 1 साल का बढ़ा, क्योंकि चुनाव वगैरह तो हो नहीं पाएंगे इमरजेंसी की सिचुएशन में, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। तो ये पीएम मोरारजी ने क्या किया कि बेनिफिट ऑफ डाउट ना मिले, इसलिए इन्होंने आंतरिक अशांति शब्द ही हटा दिया। इन्होंने क्या करवाया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में करवाया, जिसके तहत इन्होंने आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया और सशस्त्र विद्रोह शब्द डाल दिया कि अगर देश में कहीं सशस्त्र विद्रोह हो रहा होगा तब तो हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है, होप सो गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो आगे मूव करते हैं। देखो, अभी जो मैंने आपको बताया, अब वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के तौर पर लिखा हुआ है, समझिए। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ, साल था किसका, 1975 का। साल 1975 की विवादास्पद इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई सरकार ने आपातकाल के नियमों को बहुत कड़ा कर दिया, ठीक है। ये देखो, विवादास्पद इमरजेंसी है ना, उन्होंने अपने पर्सनल, ये जो पीएम इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने अपने पर्सनल रीजंस के लिए वो इमरजेंसी लगा दी थी। तो जब इनकी सरकार गई, है ना, फिर जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो इन्होंने इनके नियम ही बहुत सख्त कर दिए। मोरारजी देसाई सरकार ने आपातकाल के नियमों को बहुत कड़ा कर दिया, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार इसका गलत फायदा ना उठा सके। तो इसके तहत इन्होंने क्या किया, देखिए, इसके तहत इन्होंने मुख्य रूप से 3 बड़े बदलाव किए। 3 बड़े बदलाव, वो क्या क्या किए, देखिए। एक तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य कर दी। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य कर दी। भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था, ये जो हम पीएम है, ये डायरेक्ट फोन मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, प्रेसिडेंट को, हमारे डायरेक्ट फोन मिलाएंगे प्रेसिडेंट को। और जैसे ही ये फोन मिलाएंगे और इन्होंने इनसे कहा कि प्लीज आप इमरजेंसी लगा दीजिए, जैसे ही कहेंगे इमरजेंसी लगी, ये लगा देंगे भाई, ये घोषणा कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब जो है, इन्होंने इसमें मंत्रिमंडल को भी इंक्लूड कर दिया। अब क्या हुआ कि जब तक कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं होगी, तब तक ये फोन करे पीएम, चाहे कुछ करे, लेकिन इमरजेंसी नहीं लगेगी, राष्ट्रपति इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। देखिए, वही लिखा है कि पहले क्या था, प्रधानमंत्री अकेले ही राष्ट्रपति को फोन करके आपातकाल लगाने की सलाह दे सकते थे, जैसा कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी ने उस समय पे 1975 में किया था। पर अब क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब पूरे मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट की क्या होगी, लिखित सिफारिश उन्हें मिलेगी, ठीक है। तो एक तो मेजर चेंज इन्होंने ये किया, ठीक है। अभी देखते हैं अब क्या है। अब देखिए, ये जो हमने वर्ड यूज किया है, 1 मिनट, हाँ, ये जो हमने वर्ड यूज किया मंत्रिमंडल, ये पहले नहीं था, ठीक है। ये इसी अमेंडमेंट के थ्रू पहली बार मंत्रिमंडल वर्ड या कैबिनेट वर्ड आया है, ठीक है। देखते हैं इसका क्या मतलब है, कैसे क्या है, समझते हैं। तो पूरे भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल पहली बार इसी संशोधन के बाद सिर्फ इसी अनुच्छेद में 352 में किया गया था। इससे पहले केवल मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का यूज होता था। अच्छा, क्वेश्चन आ जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो मंत्रिमंडल शब्द का यूज किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 352, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी, जिसमें क्या लिखा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी। इसी में जब हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो इसके एक्सप्लेनेशन में 44th संविधान संशोधन होता है 1978 में, इसी आर्टिकल में। तो इसी के तहत ये कहा जाता है कि यहाँ पे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश मिलेगी, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश मिलेगी, जिस आधार पे राष्ट्रपति जो है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। चलो आगे मूव करते हैं।
मुझे लग रहा है कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो हम एक-एक टॉपिक, एक-एक वर्ड आपको क्लियर कर रहे हैं, ये ऐसा पहले ही किसी चैनल में पढ़ाया गया होगा, ठीक है? चलो आगे मूव करते हैं। अब देखो, भारत में अब तक का आपातकाल इतिहास। भारत में अब तक का आपातकाल इतिहास देखते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले पेज पर कि एक बार आपका 362 में लगी थी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, और एक बार लगी है 1971 में, और एक बार लगी है 1975 में। तो भारत में अब तक केवल इन 3 वर्षों के सिवा किसी भी वर्ष में इमरजेंसी नहीं लगी, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है? ये टर्म याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे बात हो रही है नेशनल इमरजेंसी की, है ना? ये वर्ड याद रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, राष्ट्रपति शासन की नहीं, ठीक? नेशनल इमरजेंसी आपकी 3 बार लगी है भारत में, ठीक? चलो, तो अब देखते हैं 1962 का दौर था। 1962 का आपातकाल का कारण क्या था? भारत और चीन का युद्ध हो रहा था उस टाइम पे, ठीक? और उस समय के आपके राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, यही से क्वेश्चंस पुट के आएंगे उठ के आपके पास, ठीक? तो उस समय आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति थे, ठीक है? फिर दौर था 1971 का, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, ठीक? उस समय आपके जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वीवी गिरी जी थे। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी जी थे, ठीक? उसके बाद फिर दौर था आपका 1975 का, आंतरिक अशांति। आधार क्या था? आंतरिक अशांति, ठीक? इस समय आपके राष्ट्र पीएम, देखिए पीएम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी, है ना? इंदिरा गांधी जी पीएम थी। लेकिन हम यहाँ देखिए ये कौन लगाता है? राष्ट्रपति, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है ना, तो हम तो राष्ट्रपति की बात करेंगे। तो फखरुद्दीन अली अहमद जी उस समय के राष्ट्रपति थे, ठीक है? अच्छा, ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये अपने पहले उपराष्ट्रपति भी हैं, ये याद रखिएगा बच्चों, भूलिएगा नहीं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हमने आंतरिक अशांति का आधार बताया था कि आंतरिक अशांति शब्द था, पहले सशस्त्र विद्रोह नहीं था, है ना? बताया था ना? तो अब देखते हैं, वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखी हुई है। देखिए आपके नोट्स पे मैंने खुद मेहनत करी है, ठीक है? ये कहीं ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, ये मैंने खुद से रिटन फॉर्म में करके आपके लिए लाया है, ताकि आपको एक-एक चीज, छोटी-छोटी चीज जिसमें मुझे लगता था कि हाँ, ये दिक्कत हो सकती है, तो मैं वही-वही चीजें यहाँ पे लाई हूँ आप सबके लिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा और देखिएगा वीडियो अच्छे से। चलिए, आंतरिक अशांति शब्द में बदलाव देखिए, पहले क्या था? संविधान में लिखा था कि देश में आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस होने पर राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट, वेग था, और इसी का राजनीतिक फायदा उठाकर 1975 के दशक में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है ना? अब देखते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद, यहाँ पे संविधान लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद आंतरिक अशांति शब्द को पूरी तरह हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ दिया गया। अब सरकार सिर्फ विरोध प्रदर्शन या छोटी मोटी अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगा सकती। इमरजेंसी तभी लग सकती है जब देश में नागरिक जो है हथियारों के साथ विद्रोह कर दे, है ना? हथियारों के साथ अगर विद्रोह करेंगे तभी वो नेशनल इमरजेंसी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, ठीक है? चलो आगे मूव करते हैं। होप सो गाइस आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आंतरिक शांति क्या होती है और सशस्त्र विद्रोह क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया होगा। चलो आगे मूव करते हैं। आप देखते हैं, अभी देखो पहले हमने आपको बताया था ना कि नेशनल इमरजेंसी के लिए केवल एक फोन कॉल करो, पीएम करेंगे फोन कॉल, किसको करेंगे? प्रेसिडेंट जी को, और आपकी नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। लेकिन अब जो है नियम सख्त हो गए हैं, हमारी संसद से नियम सख्त हो गए। देखते हैं क्या नियम सख्त हो गए, ठीक है? देखो, संसद से मंजूरी के नियम सख्त किए गए। पहले क्या था? आपातकाल के प्रस्ताव को संसद में साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजोरिटी से आसानी से पास कर लेते थे। यानी जितने लोग उस समय संसद में, पार्लियामेंट में मौजूद है, उनमें से 50% से अधिक की सहमति से, है ना? मतलब मान के चलो कि आपकी 543 है मेंबर लोकसभा के, ठीक?
अब मान के चलो उस समय अगर आपके मेंबर 300 हैं, ठीक, तो 300 में 50% से अधिक 300 प्रेजेंट है इस टाइम पे, तो 300 का 50% प्लस 1 कर लो या 50% प्लस 1, 50% थोड़ा अधिक, मतलब 150 प्लस लोगों ने अगर सहमति जता दी तो आपकी इमरजेंसी लग जाएगी। मतलब इमरजेंसी क्या है, ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, प्रस्ताव यहाँ से पास कर लिया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी देखते हैं। तो जब 44 संविधान संशोधन 1978 हो गया, यहाँ पे बच्चा संविधान लिख लेना, संविधान, ठीक, संविधान संशोधन 1978 के बाद अब आपातकाल कैसे लगता है, देखो अब आपातकाल का प्रस्ताव पास करना बहुत कठिन बना दिया गया है। अब ये अलग अलग पारित होता है, क्या मतलब है बच्चों, अलग अलग देखते हैं। प्रस्ताव को संसद के दोनों सदन बच्चा कौन कौन से होते हैं, निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग सेपरेटली पास कर होना जरूरी होता है ना। उसके बाद फिर देखो विशेष बहुमत, विशेष बहुमत मतलब 2/3 मेजोरिटी। इसका क्या मतलब है, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, देखिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले, वोटिंग करने वाले मेंबर्स के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है ना। पहले इन्होंने दे दिया कि जितने प्रेजेंट है उसको 50% प्लस कर दो, इतने लोगों ने अगर पास कर दिया तो वो प्रस्ताव जो होता है आसानी से पास हो जाता था, अगर इतने लोगों ने यहाँ पे सहमति अपनी दे दी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि पहले तो अलग अलग पारित होगा, दोनों सदनों से अलग अलग पास होगा, ठीक है, जब अलग अलग पास हो जाएगा तो विशेष बहुमत आ जाएगा, कि विशेष बहुमत क्या हो जाएगा कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 लोगों, कम से कम 2/3 लोगों ने, मतलब इतने बहुमत से अगर पास हो जाता है प्रस्ताव तब ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर तो कोई आगे बात ही नहीं होगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं, अभी तो हमने देख लिया कि अब ये नेशनल इमरजेंसी किस आधार पे लग रही थी, 3 आधार पे लग रही थी, किस आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी 352 में, राष्ट्रपति कौन थे उस समय के, कब कब लगी है, 3 बार भारत में लगी। अब आगे देखते हैं कि आपातकाल की सीमा क्या होती है, समय सीमा क्या रह सकती है, एक बार अगर आपातकाल लग गया तो उसकी समय सीमा क्या होती है या कैसे वो पास होता है, हम ये सब अब जानते हैं। चलो, आपातकाल की समय सीमा। जब राष्ट्रपति देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर देते हैं तो उसे आगे जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी कैसे और कब चाहिए होती है। ठीक है, राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की तो घोषणा कर दी, ठीक है, अभी अब हमें उसे कंटिन्यू रखना है, आपातकाल को, इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए हम संसद से कैसे मंजूरी लेंगे, कब लेंगे, वो सब मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करके रखा है। देखिए अभी तक हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप सबने यही पढ़ा होगा कि आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ा होगा कि कब लगी, 3 बार लगी है, ठीक है, लेकिन ये जो हम डीप डाउन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये किसी ने नहीं दिया होगा, तो बहुत ध्यान से बच्चों पढ़िएगा, ये सब आप ही के लिए है। तो देखो 30 दिनों के भीतर मंजूरी, 30 दिनों के भीतर मंजूरी का क्या मतलब है, फर्स्ट अप्रूवल है ये, देखते हैं। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद 30 दिनों यानी 1 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से इस प्रस्ताव को पास होना जरूरी है। अगर 30 दिनों में ये प्रस्ताव पास नहीं होता है तो जो आपातकाल राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है वो वहीं पर निरस्त हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा। अब देखो अगर एक बार प्रस्ताव पास हो गया, एक बार पास हो गया तो उसके बाद की ड्यूरेशन क्या होगी, जैसे मान लो 30 दिन का समय दे रहे हैं हम, ठीक है, जैसे मान लो राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी उसके बाद हमें 30 दिन का समय मिला है दोनों सदनों से अप्रूव कराने के लिए, ठीक है, तो दोनों सदनों से अप्रूव हो गया, अगर अप्रूव हो गया तो कितने टाइम तक नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी उसकी बात कर रहे हैं। तो संसद से एक बार प्रस्ताव पास होने के बाद आपातकाल 6 महीने तक लागू रहता है, कितने मंथ्स तक लागू रहता है, 6 मंथ्स तक लागू रहता है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट इसकी क्या होती है, राष्ट्रीय आपातकाल की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, इसे हर 6-6 महीने में संसद से दोबारा पास करवाकर अनिश्चित काल इनडेफिनिट पीरियड के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा ये याद रखना, जैसे क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल कब तक ही बढ़ाया जा सकता है, मतलब तो इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, कब तक बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा एक बार में मैक्सिमम कितना बढ़ता है, आपातकाल एक बार में मैक्सिमम कितना बढ़ता है, तो 6 मंथ का बढ़ता है, ठीक है। तो गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो अब अभी तो हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में सारी चीजें, कब लगता है, किस कंडीशन में लगता है, उसकी समय सीमा का क्या होती है, किस आधार पे लगता है, ये सब पढ़ रहे थे। अब इसके प्रभाव पढ़ते हैं, इसके इफेक्ट्स पढ़ते हैं कि इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। तो आपातकाल लागू होने पर देश की व्यवस्था में 2 बहुत बड़े बदलाव आते हैं, ठीक है। कैसे बड़े बदलाव आते हैं, हमने आपको बताया था 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो ये एक साल के लिए लोकसभा का टाइम पीरियड दो बार बढ़ा था ना, तो वही सब हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ, देखते हैं। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल का बढ़ना, आपातकाल के समय चुनाव कराना संभव नहीं होता, भाई इमरजेंसी लगी हुई है, कहां से हम चुनाव करा लेंगे, तो चुनाव कराना तो संभव होता नहीं है, इसीलिए सरकार और संसद का समय आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए नियम क्या होता है, देखो लोकसभा और राज्य की विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो
कि इमरजेंसी लगी हुई है, तो इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी का टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया, लगते लोकसभा का टाइम पीरियड तो 5 साल का होता है ना? 5 साल का होता है, टाइम पीरियड खत्म हो गया इसका। तो अब नए चुनाव होने हैं, मतलब नए चुनाव होने हैं तो पीएम का भी चुनाव, यही तो लोकसभा के तो चुनाव से पीएम सेलेक्ट होते हैं ना, तो चुनाव होने हैं हमें लोकसभा के, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है, अब जब इमरजेंसी लगी है तो चुनाव कैसे संभव है? ठीक है, तो इस टाइम पे हम उस लोकसभा को भंग नहीं करेंगे, हम इसका टाइम पीरियड 1 साल के लिए बढ़ा देंगे। तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ सकता है, ठीक है? अब देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, 5वीं लोकसभा के बारे में, हमारे भारत की 5वीं लोकसभा, कौन सी लोकसभा? 5वीं लोकसभा, ठीक है? देखो, वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, लेकिन 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 77 तक चला था। मैंने बताया ना, 1975 के दौर में ही तो लगी थी ना आंतरिक शांति के आधार पर इमरजेंसी, जब राष्ट्रपति कौन थे? आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 1977 तक, यानी लगभग 6 साल तक चला था। इसका कार्यकाल 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था। 1 साल 2 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया था, 1-1 बार करके। मतलब पहली बार में 1 साल के लिए, फिर दूसरी बार में 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। समझ में आ गया? देखो, आपातकाल कैसे बढ़ाया जाता है? ड्यूरेशन क्या होती है? 6-6 महीने। लोकसभा का कार्यकाल 1-1 साल के लिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने आपको बताया था कि कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं इमरजेंसी के दौर पे क्या सस्पेंड हो जाते हैं और कुछ मिले रहते हैं, तो वो कौन-कौन से आर्टिकल है जो सस्पेंड होते हैं और क्या होता है? चलो देखते हैं। मौलिक अधिकारों पे प्रभाव, फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे लिख लो, इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। चलो, आपातकाल के दौरान नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार निलंबित यानी सस्पेंड यानी कुछ समय के लिए रोक दिए जाते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है? क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो निरस्त नहीं किए जाते, निलंबित नहीं किए जाते हैं? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। देखो, आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं निलंबित किया जा सकता? इसका रीजन है ना? इसका रीजन है, क्यों? इसके अंदर पढ़ते हैं कि इसका रीजन है क्या। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। अच्छा, अगर मान लो, ये कहना ये चाहता है कि अगर मान लो कि कोई कोई गाड़ी चोरी हुई, मान लो कोई गाड़ी चोरी हुई, ठीक है? उसमें 3 लोग पकड़े गए, ठीक है? तो इन इन तीनों को तुरंत ना, इन देखो ब्लेम आया ना इन तीनों में कि इन लोगों ने चोरी करी है, इन तीनों को जेल में डाल देंगे, है ना? लेकिन इनके पास देखो कन्विक्शन, अब कन्विक्शन हुआ ना, तो मतलब कन्विक्शन इसको नहीं कहेंगे। कन्विक्शन होता है जिसके ऊपर इल्जाम घोषित हो जाता है कि यही है, तो उसको कहते हैं कन्विक्शन, ठीक है? तो अभी इन पे ब्लेम लगाए कि इन्होंने ये कर सकते हैं, इनमें से कोई एक है जो कर सकता है, ठीक है? या तीनों नहीं है, तो इन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए भाई वकील को चुनने का अधिकार है, ठीक है? वकील को चुनने का अधिकार है इनको, जज के पास सामने जाने का अधिकार है इनको। तो यही है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, ठीक है? आर्टिकल 20 ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लगी हुई है और 3-4 लोगों को किसी चीज में पकड़ा गया है तो भाई सबको डाल दो, और भाई क्योंकि इमरजेंसी चली है तो उन पे कोई कार्यवाही नहीं होगी, वो अपने लिए खड़े ही नहीं हो सकते हैं, कोई राइट ही नहीं है, तो इसीलिए आर्टिकल 20 दिया गया है कि वो अपने लिए खड़े हो सकते हैं। आर्टिकल 21 फिर देखिए, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि क्या है? जीने का अधिकार। इमरजेंसी के दौर पे जीने का अधिकार तो रहेगा ही रहेगा, तो आर्टिकल 21 में जीने का ही अधिकार, तो कौन से निलंबित नहीं होते हैं? 20 एंड 21 निलंबित नहीं होते, सस्पेंड नहीं होते। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स है सब सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है? आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं, अभी तो हम लोग इमरजेंसी की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन में, ठीक है? तो राष्ट्रपति शासन जो है कैसे लगता है, क्या है? अब देखो, संविधान में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 मुख्य आधार बताए गए हैं, ठीक है? 2 मुख्य आधार हैं, 2 मुख्य बेसिस हैं जिस आधार पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कौन-कौन सा? देखते हैं पहले आर्टिकल 356 देखते हैं। अगर किसी राज्य की चुनी हुई सरकार संवैधानिक ढंग से काम नहीं कर पा रही है, यानी कानून व्यवस्था पूरी तरह से वहां पे फेल हो गया है, तो उस राज्य में राज्यपाल, गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, ठीक है? फिर अब उसके बाद देखो, दूसरा एक 356 बताया मैंने, और यहीं पे इसको जंबल कर दो, आर्टिकल 365, ठीक है? अगर केंद्र सरकार
राज्य सरकार को कोई ज़रूरी निर्देश देती है और राज्य सरकार उस काम को करने से मना कर देती है या उसे ठीक से लागू नहीं करती है, तो भी राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। देखो, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? देखो, आर्टिकल 356 में है कि राज्यपाल है, राज्यपाल की सलाह पर एक तो लगा देंगे कि वहाँ की इनकी कार्यप्रणाली अच्छी नहीं चल रही है, तो आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। आर्टिकल 365 है, आर्टिकल 365 अगर केंद्र सरकार ने कोई काम दिया और वो राज्य सरकार नहीं कर पाई, तो राष्ट्रपति वहाँ पर लगा देंगे राष्ट्रपति शासन। ठीक है? चलो, यही हमारी लास्ट पेज है। तो होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।